जेईई की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के मुंह से अक्सर ये शब्द सुनता हूँ कि सर बहुत सारा बैकलॉग हो गया है, क्या करना है। वो स्टूडेंट्स जो कोचिंग जाते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास 11th के स्टूडेंट जो पिछले 4 महीनों से कोचिंग में जा रहे हैं, वो आकर कहते हैं कि सर फिजिक्स में अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया, सब कुछ बैकलॉग है, ऐसी स्थिति है, मान लो, अब बताओ कि क्या करना है। तो ये स्टूडेंट्स एक्चुअली चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि अगले 4 महीने में वो 8 महीने का कोर्स पढ़ लें, जो पीछे का 4 महीने का उन्हें कुछ नहीं समझ में आया वो भी कवर अप कर लें, और आगे 4 महीने में जो होने वाला है वो भी कवर अप कर लें। तो इफेक्टिवली वो 4 महीने में 8 महीने का कोर्स पढ़ना चाहते हैं। बट अच्छी बात यह है कि उन्होंने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, और उस पर काम करने की इच्छा जताई। ये सबसे पहली बात है जो दर्शाती है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है, वो जीतेगा ज़रूर। अगर वो अपने इस बात पे अडिग रहा और मन मजबूत करके उसने काम किया तो वो जीतेगा ज़रूर। उसको अपनी प्रॉब्लम समझ में आई, ये सबसे पहला स्टेप है। अब उसने आकर ये सवाल किया तो मैं उसे क्या जवाब दूँ, ऐसे स्टूडेंट को मैं क्या जवाब दूँ? तो बहुत ही सिंपल तरीके से सोचें तो 4 महीने में 8 महीने का कोर्स आपको कवर अप करना है, तो 2 ही कार्डिनल प्रिंसिपल हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। एक, आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपने टाइम का बहुत इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। सेलेक्टिव होने का मतलब क्या है? हर चैप्टर की बेसिक बातों को ग्रास्प कर सकें, इसके लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, किस तरह के एग्जाम्पल्स करें कि लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने से मुझे उस चैप्टर का इसेंस समझ में आ जाए। उस चैप्टर के सबसे मुश्किल सवाल बनाने की कोशिश ऐसे स्टूडेंट्स को अभी नहीं करनी है। उन्हें उस चैप्टर के इसेंस को समझ के जल्दी से आगे बढ़ना है, जिससे कि क्लास में जो करंट टॉपिक चल रहा है उसके तालमेल में वो आ सके। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, और मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझिए, किया जा सकता है। तो सेलेक्टिव होने के लिए हमें कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये कहाँ से पता चलेगा? ये तो आपको कोई एक बढ़िया, बहुत एक्सपीरियंस टीचर ही बता सकता है। आई एम सॉरी टू से, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग आपको जो राय देंगे इस मामले में, वो मोस्ट प्रोबेबली गलत होने वाला है। गलत नहीं, वो ओवरवेलमिंग हो जाएगा। अभी भी आपकी बैकलॉग की समस्या क्यों है? 10th क्लास के बाद आपके ऊपर जिस स्पीड से इंफॉर्मेशन थ्रो की गई, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। आपको वो सारी चीज़ें बता देने की कोशिश की गई जो शायद जिसके लिए आप तैयार ही नहीं थी, वर नॉट प्रिपेयर्ड। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाए हैं जिस लेवल की चीज़ें उनके ऊपर फेंकनी शुरू कर दी गई। तो नेचुरल सी बात है कि वो घबरा गए, हड़बड़ा गए, और बैकलॉग जैसी चीज़ बन गई। तो एक अच्छे एक्सपीरियंस टीचर से पूछेंगे तो वो आपको पिन पॉइंट कर देंगे कि इस चैप्टर में इन चीज़ों पे ध्यान दो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जो सबसे पहला बेसिक सा चैप्टर आप पढ़ते हैं, जो फिजिक्स नहीं है, क्या है, यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, जो बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से जो चैप्टर पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको वही चैप्टर नहीं पता अभी तक। तो जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। आप मुझसे पूछेंगे कि सर उस चैप्टर को जल्दी से मुझे कवर अप करना है, तो मैं क्या करूँ? मैं आपको सलाह दूंगा कि बेटा जाके समझो कि एंगल का यूनिट रेडियन क्या होता है, जाकर समझो कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के स्लोप का क्या मीनिंग होता है, जाकर समझो कि कर्व के स्लोप का क्या मीनिंग होता है, जाओ पता लगाओ कि पैराबोला और एट द मोस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ग्राफ कैसे दिखते हैं, स्लोप का मीनिंग क्या होता है। आप में से कुछ लोग बैकलॉग तो क्लियर करना चाहते हैं, पर उन्होंने सुने बहुत सारे शब्द होते हैं। वाकई बोलेंगे सर इलिप्स का इक्वेशन, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, ये सब तो आपने बोला ही नहीं। हाँ, नहीं बोला मैंने, तुमने ठीक सुना। क्यों? हमारा टारगेट क्या है अभी? इस चैप्टर के इसेंस को ग्रास्प करके अगले चैप्टर पे जाने का। तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी। मैंने क्या क्या कहा, फिर से एक बार रिपीट कर दूं। एंगल रेडियन में, रेडियन क्या होता है, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्लोप ऑफ ए कर्व,
पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ग्राफ कैसे होते हैं। इसके बाद रेट ऑफ चेंज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स वो रेट ऑफ चेंज से कैसे रिलेटेड है। dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के बहुत ही सिंपल से केसेस, लाइक एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, व्हाट इज इट्स एग्जैक्ट मीनिंग, एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला साइन एक्स कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया यार। लॉग एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं जानते, ई टू दी पावर एक्स नहीं जानते, मत जानो ना, छोड़ दो उसको, किनारे कर दो। क्या क्या कहा मैंने, एक्स टू दी पावर n साइन एक्स कॉस एक्स और एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये पता लगाओ। ज़्यादा जरूरी ये है पता लगाना कि व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, हाउ इट एक्ट्स एज ए रेट मेजरर। उस पर कुछ क्वेश्चन करो, समझो कि ये dy बाई डी एक्स करते कब है, इससे क्या मिलता है, इसका ग्राफ के स्लोप से क्या रिलेशन है, y x का फंक्शन है, x में छोटा चेंज करने से y में छोटे चेंज को कैलकुलेट करने में dy बाई डी एक्स का यूज़ कैसे होता है। ऐसे उसके एप्लीकेशंस जो हैं उनको छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझो। आप कोई खास फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकालना नहीं जानते तो चलेगा, वो आप सीख जाओगे कभी ना कभी। अभी पर्पस वो नहीं है, अभी पर्पस ये है कि आप ये समझो कि डिफरेंशिएशन करते क्यों है। सिमिलरली ये करने के बाद आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में भी एक्स टू दी पावर n साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जानिए, आगे बढ़िए, उसके यूजेस पे फोकस कीजिए। ये पता लगाइए कि इंटीग्रेशन यूज करके सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे प्रूव कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स कीजिए, एक रॉड है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल है, उसका मास कैसे पता लगाएंगे इंटीग्रेशन करके। ग्राफ के एरिया से इंटीग्रेशन का क्या संबंध है। ये जो यूजेस हैं इन पे फोकस करना है, इन पे कुछ एग्जांपल्स करना है, और जैसे ही आपको अंदर से आवाज़ आई कि हाँ मैं समझ गया इंटीग्रेशन इसलिए करते हैं, स्पीड वेरिएबल है तो डिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं, क्यों करते हैं समझना जरूरी है। और एक बार अंदर से फील आ गई कि हाँ इस वजह से करते हैं तो बात बन गई। एरिया, ग्राफ का एरिया और इंटीग्रेशन कैसे रिलेटेड है समझ गए तो बात बन गई। बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन के इंटीग्रेशन अभी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, इतना आपने सीख लिया, यू आर रेडी कि अब आप नेक्स्ट चैप्टर पे जा सकते हैं। तो ऐसे किसी एक अनुभवी टीचर को पकड़कर आपको पूछना होगा कि इस चैप्टर को अगर मुझे कम समय में ग्रास्प करना है तो मैं किन चीज़ों पे फोकस करूं। सेलेक्टिव होना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। और दूसरा मैंने कहा टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। तो टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन अब आप कैसे करेंगे, जो कुछ निकल गया, हाँ उसको बहुत लिमिटेड टाइम में आपको कवर अप करना है, तो मेरे हिसाब से उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने का बेस्ट टूल है सॉल्व्ड एग्जाम्पल। सॉल्व्ड एग्जाम्पल एक अच्छी बुक जिसमें एग्जाम्पल्स पर्याप्त मात्रा में हो, अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हो, ऐसे एक्सप्लेनेशन हो जिसको पढ़ के आप समझ पाते हैं, ऐसी एक बुक को उठाइए और उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल कीजिए। जैसे जिन जिन टॉपिक के नाम अभी मैंने बताए आपको, उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स अगर आपको बुक में मिलते हैं, लिमिटेड नंबर, उनको आप कीजिए। उसमें दो फायदे हैं, एक आप स्टकअप नहीं होते, किसी क्वेश्चन को अगर आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं तो एक स्टार्ट मिल जाता है, सॉल्यूशन है, हेल्प अवेलेबल है, और कुछ गलती कर रहे हैं तो वो भी देख के समझा जा सकता है। दूसरी बात, बुक को पढ़कर, एग्जाम्पल को देखकर समझते समय आप पैसिव वे में पढ़ाई नहीं कर सकते, आप उस एग्जाम्पल को समझने के लिए एक्टिवली सोच रहे होते हो, आप बहुत सीखते हो। एक बुक में लिखे गए एग्जाम्पल को पढ़ के समझना आसान काम नहीं है, और अगर आप उसको कर रहे हो एक्टिवली
तो आप डेफिनेटली सीख रहे हो। तो एक अच्छी बुक जिसमें एग्जाम्पल ऐसे हों जिसको पढ़ के आप सीख सकें, समझ सकें, उसको उठाइए। एक टीचर की मदद लीजिए जो आपको एक आउटलाइन दे सके हर चैप्टर में कि इन चीज़ों को करो, इसको अभी छोड़ दो, और लग जाइए। तो इससे दो बातें होंगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि आप ज़्यादातर सॉल्व्ड एग्जाम्पल से काम कर रहे हैं। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन कीजिए ही मत पीछे के, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ बहुत कम कीजिए, नहीं के बराबर। मोस्टली सॉल्व्ड एग्जाम्पल पर रिलाई कीजिए, तो आपका टाइम इफेक्टिवली यूज़ होगा। और दूसरी चीज़, अगर आप सेलेक्टिव हो गए प्रॉपर तरीके से तो आप उस चैप्टर के इसेंशियल चीज़ों को ग्रास्प तो कर ही लोगे। हाँ ठीक है, कुछ कठिन चीज़ें, कुछ इधर उधर की चीज़ें मिस हो गई तो होने दो, वो कभी आगे कोई टेस्ट होगा, क्वेश्चन आएगा, डिस्कशन होगा, उसमें वो कवर हो जाएगा। बट इस तरीके से आप बहुत जल्दी अपने सो कॉल्ड बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए काम कर सकते हैं।